जय हिंद। तो हम लोगों ने बहुपद का भारतीय वन का स्टार्ट किया था, जिसमें रियल नंबर खत्म था। बहुपद के 1 से C तक के हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज है 2 का ए, जिसमें आज है इंट्रोडक्शन क्लास। जो मेरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो आज से हम लोगों का स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा। एक दो या 3 क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होगा, क्योंकि मैंने वीडियो के पहले ही बता देता हूँ कि जब भी चलेंगे धीमा चाल चलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे उस चीज़ों को समझेंगे और धीरे धीरे उस चीज़ों से बेहतर करते जाएंगे। कि एक भी डाउट, मैं इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए ज़्यादा लेता हूँ कि बच्चा जब चैप्टर बनाने जाए तो उसको एक भी क्वेश्चन का क्या हो, तकलीफ ना हो, बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उस सारे चीज़ों को मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, तो आज मेरा जो पहला पॉइंट है, थ्योरी वाइज चलेंगे कि थ्योरी वाइज पढ़ना बेहतर होता है और थ्योरी वाइज समझना जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो पहला मेरा पॉइंट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका कहने का मतलब है कि x के जिस मान के लिए ax प्लस बी का मान 0 के बराबर है, उसे समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 का हल कहा जाता है। क्या है कि x के जिस मान के लिए ax प्लस बी का मान 0 के बराबर है, तो उस समीकरण को ax प्लस 0 का हल कहा जाता है। यानी कि जो इसका व्यापक रूप समझते हैं ना, कि मैं पिछले क्लास में बता दी, इसका ax प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो बात करें, यानी कि एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन लेके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा हर चीजों को बेहतर। जैसे क्वेश्चन दिया है कि x बराबर आपको दे दिया है 3/4। ठीक है, x बराबर मेरा कितना दिया है, 3/4, और बनाना है हमको कि 4x-3 का मान बताना है। क्या बताना है, x बराबर हमको दे दिया है 3/4, तो बताना है कि 4x-3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो x जो है ना, x का मान कितना है, 3/4 है। तो आप यहाँ पर 4x गुने, सॉरी, x का मान कितना दिया है, 3/4, तो 4 गुने 3/4 माइनस 3। अब 4 से 4 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 3 बराबर 0। यानी कि कहने का मतलब यह है कि x प्लस बी जो होगा रैखिक समीकरण युग्म में, वो 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा। क्योंकि देखिए, x का मान हमको इतना दिया था और x का मान जब इस क्वेश्चन में डाले तो इसका क्या आ गया, 0 के बराबर होगा। अगर 0 का बराबर नहीं होगा तो रैखिक समीकरण युग्म नहीं कहलाएगा। यानी कि x में रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 है, 0 का केवल एक और एक हल होता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि x का मान, कि x में रैखिक समीकरण युग्म में, x में रैखिक समीकरण, x में रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 का केवल एक ही हल होता है। क्या होता है, एक ही हल होता है। ठीक है, इस चीजों का ध्यान रखिएगा। जब भी एक ही समीकरण युग्म में जब हमारा निकलेगा, क्योंकि इसका मान जो होगा ax प्लस बी बराबर 0 का एक और केवल एक ही हल होता है। ठीक है, जो कितना के बराबर होगा, जो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, जो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। अगर बात करें तो आपको यहाँ को ऑब्जेक्टिव चाहे तो बना सकता है कि रैखिक समीकरण x प्लस 0 केवल एक ही हल होता है, वो किसके बराबर होता है। जब आपको ध्यान में होगा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगला पॉइंट मेरा क्या है। ठीक है, तो इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस चीजों को समझ के धीरे धीरे सारे चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं है। ये एक एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो अगला है आपका समानता की स्वयं सिद्धियां। अगला जो पॉइंट है आपका समानता की स्वयं सिद्धियां। क्या है, समानता की स्वयं सिद्धियां।
इस वाले पॉइंट को आप बेहतर समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। यानी इसका कहने, इसका जो पहला पॉइंट है ना, इसका जो पहला पॉइंट है तो कहता है कि अगर a बराबर b है, ठीक है, और इसका पहला पॉइंट कहता है तो a बराबर b है तो इसका जो मान होगा a प्लस सी बराबर b प्लस सी होगा, ठीक है। अगर a बराबर b है तो इसका जो होगा मान होगा a प्लस सी बराबर b प्लस सी होगा, ठीक है। इस टाइप का इस पे क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, आप सिर्फ बने रहिए। इसका दूसरा पॉइंट जो कहता है कि यदि a बराबर b है तो a माइनस सी बराबर b माइनस सी होगा। अगर ये प्लस में है तो माइनस में होना ही होना है, और नॉर्मल सी बात है, अगर ये प्लस में है तो माइनस में होना ही होना है, यानी कि a बराबर b तो a माइनस सी बराबर b माइनस सी होगा, ठीक है। अगर अगला पॉइंट कहता है कि यदि a बराबर b तो a इंटू सी बराबर b इंटू सी होगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई में आएगा, जोड़ में आएगा, गुना गुना में आएगा, तो समझ गए। a बराबर b है तो a इंटू सी, a गुना सी बराबर b गुना सी होगा, ठीक है। इसके चौथा पॉइंट कहता है कि यदि, इसका चौथा पॉइंट कहता है कि यदि a बराबर b तो a बटा सी बराबर b बटा सी होगा। क्या होगा? a बटा सी बराबर b बटा सी होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां सी, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, जहां सी शून्य के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? जहां सी शून्य के बराबर नहीं होगा। इस चीजों को समझ गए कि अगर a बराबर b है तो a प्लस सी बराबर b प्लस सी होगा। अगर a बराबर b है तो a माइनस सी बराबर b माइनस सी होगा। अगर a बराबर b है तो a गुना b a गुना सी बराबर b गुना सी होगा, ठीक है। अगर a बराबर b है तो a बटा सी बराबर b बटा सी होगा, जहां c क्या होगा? शून्य के बराबर नहीं होगा। इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो एक और पॉइंट थोड़ा, ये इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो अगला पॉइंट है कि यदि a बटा b बराबर c बटा d है, ठीक है, तो ad बराबर dc क्या होगा? तो ad बराबर dc होगा। इस वाले पॉइंट को बेहतर, इस जो मेरा 4 या 5 पॉइंट है ना, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इस बहुत ही बेहतर पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन में जरूर ही आएगा, इतना ध्यान रखिए। देखिए, स्लो पढ़ाने का मतलब है कि एक एक चीज जो हमको चैप्टर में करना है ना, जिस पर हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उस चीजों को बेहतर ढंग से बता पाए, ठीक है। उस चीजों के साथ आपको ये देख के आपको याद नहीं करना है कि हाँ हमको इतना सा है, ये कैसे याद करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सिर्फ बार बार देखा कीजिए। किस तरह से न्यूज चैनल वाले एक ही चीजों को बार बार दोहराते रहते हो। तो हमको जब भी न्यूज चैनल देखते हैं या कुछ भी चीज देखते हैं, न्यूज में जब वो आता है एक ही चीज को 10 बार दोहराता है ना, तो उसमें ये पता चलता है उस चीज़ हमारे क्या होता है, माइंड में सेट होते चले जाता है। तो इस चीज़ों को हम इस चैप्टर में लागू करेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये याद कैसे होगा, नहीं होगा। इस चीज़ों को नहीं करना है, आपको इस चैप्टर में लागू होगा, वहीं पर आपका क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट मेरा क्या है? ठीक है, तो अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरा काट नियम। क्या नियम? काट नियम। अगला मेरा पॉइंट है काट नियम। काट नियम को अगर समझे तो पहला पॉइंट मेरा कहता है कि यदि a प्लस बी, क्या है? यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो इसका क्या होगा?
बी प्लस बी बराबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा, बराबर है तो बी बराबर सी। काटने का मतलब है कि ए से कैंसिल हो गया, सीधी भाषा में समझे और हम बेहतर तरीके समझो तो ए से कैंसिल बच गया, क्या बी बराबर सी बच गया। ठीक है, अगर इसके अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि ए बराबर नहीं है किसका, ए बराबर ना हो जीरो का, जीरो, और ए बराबर न हो जीरो, और ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी, तो बी बराबर, तो इसका भी क्या होगा, तो बी बराबर सी होगा। मतलब कि अगर जीरो के बराबर, ए जीरो के बराबर ना हो तो इसका भी जो होगा बाद में काटने के बाद जो होगा मेरा बी बराबर सी के ही बराबर है। बी जो होगा वो मेरा क्या आएगा, सी के बराबर में आएगा। ठीक है, बात करें कि आप हमको बताएं कि x प्लस 10 बराबर x प्लस 8, क्या ये एक घातीय समीकरण है? अगर सही ढंग से पिछली क्लास आप देखे होंगे बहुपद का तो आप सीधे बता सकते हैं कि ये घातीय समीकरण नहीं है। ये क्या है, ये घात वाला समीकरण है, नहीं है, ये घातीय समीकरण क्या है, नहीं है। अगर इसमें ही बात करें एक और पॉइंट का कि अगर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या एक घातीय समीकरण है? तो ये घातीय समीकरण है, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ये आएगा मेरा। ये किस तरह सोल्व करना है आपको पिछली कक्षा में बताए थे और पिछले वाले वीडियो में बताए थे। जो जिसने नहीं देखा है तो जाकर उस बहुपद का क्लास जरूर देखे, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। अगर पीछे वाला क्लास आप नहीं देखा है, सीधा इस पे आए तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आ सकता है। अगर पीछे वाले क्लास को पढ़े होगे तो इसको बेहतर समझ में आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप किस चीज में बदल सकते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0 के रूप में क्या कर सकते हैं आप, अब इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप होगा x प्लस बी बराबर 0 होगा, x प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है ये घातीय समीकरण, ये घातीय समीकरण है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इस चीजों को, इसमें क्या था, कुछ नहीं था, काट नियम में कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, तो बराबर बी प्लस सी होगा। अगर ए से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बी बराबर सी ही बचेगा। ठीक है, अब बात करें ए बराबर, ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तभी भी मेरा क्या होगा, बी बराबर, बी जो होगा सी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि x प्लस 10 बराबर x प्लस 8, क्या ये में घातीय समीकरण था, नहीं था। इसको हम व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी के रूप में नहीं लिख सकते हैं और नहीं बता सकते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। उसके बाद मैंने अगला एक क्वेश्चन दिया था, इसको मान लीजिए ये मेरा क्या है, घातीय समीकरण नहीं है, ये मेरा क्या है, घातीय समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको बताना था कि ये घातीय समीकरण है या नहीं है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 लिख सकते हैं जो हमारे 0 के बराबर है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक घातीय समीकरण जिसको हम ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसको अगले पॉइंट को हम बताते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पर चलते हैं। ये अगला पॉइंट थोड़ा लिखना पड़ेगा, थ्योरी भी है इसमें, क्योंकि अगला जो मेरा पॉइंट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अगर रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो क्या है, अज्ञात चरों में एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जहां ए बी सी क्या है, एक ज्ञात राशियां है। क्या है मेरा, एक ज्ञात राशियां है। ठीक है, जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं, जिस राशियों को, इस ज्ञात राशि के बारे में बहुत ही विशेष चर्चा हुई थी पिछले वाले बहुपद के इंट्रोडक्शन जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्ञात राशियां किसे कहते हैं, अज्ञात राशियां किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें क्या है, एक घात अज्ञात चरों वाले, इसकी थ्योरी की बात करें
तो क्या है, अज्ञात अज्ञात चरों में एक घातीय अज्ञात चरों वाले एक घातीय समीकरणों का व्यापक रूप एक घातीय समीकरणों का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए बी और सी ज्ञात क्या है, राशियां हैं। ज्ञात क्या है, राशियां हैं। कहने का मतलब है कि एक अज्ञात चर वाले एक घातीय बहुपद समीकरणों को व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में हो, सी के रूप में हो, बराबर जीरो हो, तो ए बी सी मेरा क्या है, ज्ञात राशि है। हमारे ज्ञात क्या है, जिसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कहने अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसको एग्जाम्पल में क्या होगा, मान ले इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर जीरो, चाहे 2x प्लस 3y बराबर जीरो कर सकते हैं। ठीक है, ये जीरो कर दिए। ये मेरा क्या है, जो मेरा 2 है ना, वो क्या है, एक ज्ञात राशि है। ठीक है, क्या है, मेरा एक ज्ञात राशि है। कहने का मतलब यह है कि अज्ञात चर वाले घातीय समीकरणों को अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के सी बराबर जीरो हो, जहां ए बी सी क्या है, मेरा अज्ञात राशि। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने एग्जांपल दिया 2x प्लस 3y बराबर जीरो, 2 और 3 मेरा क्या है, एक ज्ञात राशि है। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। और इससे आगे वाले पॉइंट में समझना है कि ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो में अगर ए या बी में कोई दो शून्यक है, कोई एक शून्यक के बराबर हो जाता है, यानी कि ए या बी में माना कि, यानी कहने का मतलब है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में ए या बी में से कोई एक क्या हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य के मेरा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब कि ए और बी में से ए हो या बी हो, वो क्या हो जाएगा, एक न एक शून्य के बराबर हो जाता है। और तो समीकरण एक चर में एक घातीय बन जाता है, यानी कि समीकरण एक चर में एक चर में एक घातीय हो जाता है। क्या हो जाता है, समीकरण एक चर में एक घातीय हो जाता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में एक साथ ए और बी शून्य होने पर यह समीकरण नहीं रह पाता। यानी कि अगर ए और बी में से कोई एक शून्य हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा, एक घातीय समीकरण के में ए एक्स प्लस बी प्लस सी के में आ जाएगा। अगर ए और बी अगर दोनों शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो एक समीकरण नहीं बन पाता। अगर शून्य हो जाए तो क्या समीकरण बनेगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा बात है कि वो एक समीकरण नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, तो समीकरण चर में यहाँ पे लिख ही देते हैं आपको, तो समीकरण चर में घातीय बन जाता है। तो समीकरण चर में घातीय बन जाता है में तो समीकरण चर में घातीय बन जाता है। तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो में एक साथ अगर बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो में अगर
एक साथ ए और बी शून्य हो जाता है तो वो समीकरण नहीं रह पाता है या रह जाता है। समझ गए चीजों को कि मेरा कहने का मतलब है कि समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण जब भी बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सोल्व करेंगे, तो हम इस चीजों को बेहतर ध्यान में रखेंगे। अगर थ्योरी में बता रहा हूं तो थ्योरी के बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको हम सीधा फॉर्मूला पर सीधा हम यहाँ पर ये बता देते कि ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ये ए या बी में से कोई एक शून्यक होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ जाएगा या उसके 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक ये बता देते हैं कि हाँ ए और बी में अगर दोनों शून्यक हो जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, तो वो क्या होता है, समीकरण नहीं रह पाता है। तो इस तरह से आप नहीं समझ पाओगे। अगर इसको नोट डाउन करके अगर नोटबुक में नोट डाउन करके अगर इसको समझोगे तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो कि अज्ञात चरों में दो चर वाले रैखिक समीकरण में कहने का मतलब है अज्ञात चरों में घातीय समीकरण का व्यापक रूप अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए बी सी क्या है, ज्ञात राशियां। यहाँ ए बी सी क्या है, ज्ञात राशियां। अगर एग्जाम्पल की बात करें 2x प्लस 3y बराबर 0, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए या बी में से कोई एक शून्यक है, शून्य हो जाता है, तो वो क्या आ जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में आ जाता है। ठीक है, अगर इस दोनों में शून्य ए और बी दोनों शून्य हो जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको समीकरण के रूप में नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, तो आगे वाले पॉइंट पर चलिए। तो आगे वाला पॉइंट है मेरा कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण का हल। मेरा कहने का मतलब है कि दो चर वाले एक घातीय जो समीकरण होगा ना, उसका हल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि उसका हल एक्स और वाई का जो हल होगा उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं और कितने निकाल सकते हैं। अगर बात करें एक क्वेश्चन की, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर x प्लस वाई बराबर 7, तो हमको ये बताना है ना कि इसको हम कितने प्रकार से हल निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 को हम कितने प्रकार से हल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 को हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मान ले क्या क्या डाले, क्या क्या उस x और y की जगह पर रखें कि मेरा 7 आ जाए। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर x की जगह पे पहला लेके चलते हैं, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 6 डालते हैं। ठीक है, तो बात करें तो x की जगह पर 1 डालेंगे और प्लस y की जगह पर 6 डालते हैं, 7, यानी कि 7 बराबर 7 आ गया। चलिए दूसरा लेके चलते हैं, x की जगह पर कितना डाले, 2 डाले और y की जगह पर 5 डालते हैं। तो ये मेरा पहला था, ये मेरा दूसरा आ गया। अगर x प्लस वाई बराबर 7 है तो x की जगह पर 2 प्लस y की जगह पर 5 डालते हैं, बराबर 7 हो गया, तो यानी कि 7 बराबर 7 हो गया। ठीक है, अगर बात करें तीसरा, x की जगह पर आपको, अगर हम x की जगह पर -1, x की जगह पर अगर -1 और y की जगह पर 8 डालते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, तो
एक्स प्लस वाई बराबर कितना था 7, एक्स की जगह पर -1 प्लस वाई की जगह पर 8, माइनस एक माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 में से 1 गया 7, यानी कि 7 बराबर 7 क्या हो गया। तीसरा मेरा क्या था, इस तरह से एक घातीय समीकरण का मेरा कहने का मतलब है कि एक्स और वाई के अनेक संभव मान हैं जिनको हम जोड़कर 7 के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, एक घातीय चर वाले एक घातीय समीकरण का हल हम अगर एक्स और वाई के कितने मान है, अनेकों मान हो सकते हैं। इसकी जगह 3 और 4 रख देते हैं, 4 और 3 डाल देते हैं, ठीक है, 6 और 1 डाल देते हैं, 5 और 2 डाल देते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में बटा पर भी करके निकाल सकते हैं। इसके अनेक प्रकार के मान होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से एक घातीय समीकरण को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं इसी में। ठीक है, तो इसके आगे की चर्चा करते हैं। इस चीजों को समझ गए कि इसको कितना कितना आ सकता है, अनेकों मान निकल सकते हैं एक्स और वाई की जगह पर। अगर 7 के बराबर लाना हो या 8 के बराबर किसी भी संख्या को बराबर लाना हो तो हम अधिक अनेकों प्रकार के हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ पर हमको दे दे सिर्फ क्वेश्चन यही हो एक्स प्लस वाई बराबर 7 और एक्स की जगह पर सिर्फ दे दे 1। ठीक है, कितना दे दे, एक्स की जगह पर दे दे 1। अब हमको पूछे मान निकाल को, बताओ, तो आराम से निकाल सकते हो ना जी। इसको क्या निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 1 प्लस वाई बराबर 7, वाई का मान निकालना है, बता रहा है कि वाई का मान कितना होगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, तो अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर इधर जाएगा तो माइनस में 7 माइनस 1 बराबर वाई बराबर 6। कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। वहां पर क्या माना था, एक्स और वाई का मान डाले थे 7, 6 डाले थे वाई का और 1 डाले थे एक्स का, तो कितना 7 के 7 बराबर आ गया था। यहाँ पर क्या कहा था कि हमको एक्स की जगह पर 1 डालना है। अगर बात करें यहाँ पर अगर दे दे कि हुआ, फिर एक्स की जगह पर अगर 2 डालते हैं तो कितना आता है, एक्स की जगह पर 2 डालो, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, 2 प्लस वाई बराबर 7, तो कितना हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर 5, क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे की चर्चा करते हैं। तो हम आगे की चर्चा करते हैं, इस चीजों को समझ गया, क्योंकि एक दो चर वाले घातीय समीकरण का हल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब आपको दे और आपको क्वेश्चन दे दे, एक्स और वाई दे दे, या एक्स दे दे या वाई दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप इस तरह से आराम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी। ये सब तो आसान सा सवाल है, तो आप पहले भी कक्षा में पढ़े होंगे कि इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कोई भाई इतना हार्ड और मुश्किल नहीं था कि हम इसको समझाने के लिए बेहतर तरीका की यूज करें, तो बहुत ही ईजी है समझने के लिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो अगले में देखिए 1-2 पॉइंट हम आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिए। 1-2 पॉइंट आपको नोट डाउन कर रहा हूँ, तो उसको, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन और एक भी डाउट रह जाए। पहला जो मेरा पॉइंट है, पहली पॉइंट की बात करें कि दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण, दो चर एक्स और वाई में दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बी और बराबर 0 के वास्तविक संख्या का समुच्चय,
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के संभव मान R के समुच्चय R के अनगिनत हल होते हैं। R के अनगिनत हल होते हैं। R के अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। अर्थात x y के अनगिनत संभव मान होते हैं। x y के अनगिनत संभव x और y के अनगिनत संभव मान होते हैं। संभव मान x और y का अनगिनत संभव मान जिनके लिए दोनों पक्षों का मान समान होता है। पक्षों का मान समान होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R के अनगिनत हल होते हैं, ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था। और x और y के अनगिनत संभव मान हो सकते हैं, जो आप हमको 7x प्लस वाई बराबर 7 को करके बताया था, ठीक है। यह होते हैं जिनके दोनों पक्षों का मान क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ये मेरा पहला पॉइंट था। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है, इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के प्राकृतिक संख्या के समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय R के R या n कर दे, यहाँ पर R किए थे ना, यहाँ पर n कर दे, ज्यादा समझ में आएगा। n में समांतर सीमित संख्याओं में हल होता है। n में सामान्यतः सीमित संख्याओं का हल होता है, ठीक है। यानी कि कहने वास्तविक संख्या में क्या था, अनगिनत हल होते थे। x और y का भी अनगिनत हल होता था, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में क्या हो गया कि आपका x और y का एक सीमित हल होगा, यानी कि सीमित एक संभव मान होगा, ठीक है, जिसकी सीमा होगी। उसमें क्या था, जिसकी कोई सीमा न हो वो अनगिनत होता है, ठीक है। जिसकी सीमित मान हो यानी कि जिसकी एक सीमा होगी कि इससे आगे नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, और जो अनगिनत मान होगा उसके वास्तविक संख्या के समुच्चय में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। हमने आपको पहला दो चार वाले रैखिक समीकरण का पहला वीडियो है जो इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे। अगर पीछे वाले वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा है
तो जाके ज़रूर देखो वीडियो, तब भी बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हम कहते हैं कि हर हमेशा जो चलिए पहला चाल जो चलिए बहुत धीमा चलिए। धीमा चलने में ही अच्छा है, क्योंकि जो भी अगर युद्ध जीता जाता है तो धीमा चाल से ही लड़ा जाता है। लेकिन अगर आपके पास सोशल मीडिया का साधन है ना, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा कुछ भी हो, तो उसका उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। यानी कि सदुपयोग करना सीखिए हर चीज़ों को, ठीक है? उसका दुरुपयोग मत कीजिए। और जीवन में आप, एक कहानी बताता हूँ कि मेरे ही ऊपर है कि हम, एक मेरे मौसी का लड़का था, उसने पूछा था कि भैया आपको क्या बनना है? तो हमने उसको एक ही जवाब दिया था कि इंसान बनना है हमको। क्योंकि अब हमारे क्या है कि इंसानियत ख़त्म होते चला जा रहा है, हर चीज़ में इंसानियत नहीं रहा है, तो इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे ही तकलीफ से दूसरे की चेहरे पे हंसी आ रही है तो तकलीफ झेलना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। तो आप तकलीफ झेल के अगर दूसरे के चेहरों पे हंसी ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जीत है आपके लिए। तो ज़िंदगी में बहुत मुश्किल आएगा, उसका डट के सामना कीजिए और सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, इस बारे में विशेष चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा माइंड में आ गया तो हम बता दिए चीज़ों को। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल इसको कंटिन्यू क्लास करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है? तो दो का हमने पर्सनली दो चालू किया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब की जरूर कीजिए, और कुछ नहीं। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।